In the previous video, we have discussed about the mechanism of opening and closing of stomata. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माय नेम इज अभिनव सिंह, योर बायोलॉजी फैकल्टी. वेलकम टू माय चैनल अभिनव सिंह बायोलॉजी. In this channel, I make a lot of educational biology based videos which are not only helpful for your board examinations but is also fruitful for the preparation of many medical entrance examinations like AIMS, JIPMER, NEET, etc. So, join me, subscribe my channel, share my videos, like and comment also. So, let's begin. So in this video, we will discuss about the concept and process of photosynthesis. First of all, what is photosynthesis? बच्चों, प्रकाश संश्लेषण हम किसे कहेंगे, किसे हम photosynthesis कहेंगे? तो photosynthesis is a process by which some organisms make their own food by the help of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. And these organisms are actually nothing but green plants, algae and some monarians. So, how the process of photosynthesis take place? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बच्चों किस तरह से होता है, कहाँ होता है, इसको समझने के लिए हमें यह बात जानना होगा कि फोटोसिंथेसिस इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इनसाइड द प्लांट सेल. और प्लांट सेल में भी कहाँ होता होगा? तो सेल के अंदर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट में. हम लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड विच इज पॉपुलरली नोन एज किचन हाउस ऑफ द सेल, है ना. पता है कि क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही कुछ ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं. और यही ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल इज एक्चुअली हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ photosynthesis by absorbing sunlight and use its solar energy, changes its solar energy into the chemical energy and make food in the form of glucose. तो अगर बेहतर तरीके से हमें फोटोसिंथेसिस को समझना है तो इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को समझेंगे. इट मीन्स दिस वीडियो इज एक्चुअली रिलेटेड टू the structure and function of chloroplast. ठीक है. तो first of all, chloroplast was discovered by Anton von Leeuwenhoek, but it was coined by Skimper. Chloroplast, since it is the largest cell organelle in case of a plant cell, but it is also present in some algae. कुछ माइक्रोब्स में भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. बच्चों, अगर हम क्लोरोप्लास्ट के नंबर्स की बात करें, यानी व्हेन वी आर टेलिंग अबाउट द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल, देन इट मे ऑल्सो वेरी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म. एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स की बात करें, तो इन केस ऑफ क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज सिंगल और वन पर सेल. यानी ये जो एल्गी होते हैं, ये एल्गी कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल का बना हुआ एल्गी होता है, बहुत ही सिंपलेस्ट होता है. ठीक है. और इनका यह जो सेल होता है वो कैसा होता है? तो उसके अंदर में कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे? बस एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा. लेकिन उसी तरह से अगर हम दूसरे एल्गी की बात करें, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं स्पाइरोगैरा, तो स्पाइरोगैरा के केस में ये क्लोरोप्लास्ट का नंबर 1 से 16 तक हो सकता है. ठीक है. सो द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरीज पर सेल इन केस ऑफ स्पाइरोगैरा फ्रॉम 1 to 16. एंड व्हेन वी आर टेलिंग अबाउट द केस ऑफ हायर प्लांट्स, then the number of chloroplast may vary from 20 to 40. जो भी हायर प्लांट्स होंगे, जैसे जिम्नोस्पर्म्स हैं या एंजियोस्पर्म्स हैं, यानी जो पुष्पी पादप हैं, उनके केस में अगर हम देखेंगे तो उनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है. ये 20 से 40 तक पाए जाते हैं. एंड व्हेन वी आर टेलिंग अबाउट द इंटरनोडल सेल ऑफ कैरा, अगर हम एक कैरा एक
वो भी एक स्पेसिफिक एक एल्गी है, अगर उसकी हम बात करें तो उसके केस में, उस कैरा के केस में, उस कैरा के इंटरनोडल सेल में क्लोरोप्लास्ट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है एंड इट में वेरीज अप टू 500। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने देखा कि सेल्स की संख्या के क्लोरोप्लास्ट की संख्या के आधार पर भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, यानी जो डिफरेंट सेल्स हैं तो उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी पाए जा सकते हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के शेप की बात करें तो इन केस ऑफ क्लेमाइडोमोनास इट इज हॉर्स शू शेप्ड और कप शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी क्लोरोप्लास्ट जो होगा ये एकदम कप की तरह होता है या हॉर्स का जो शू होता है उसके आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट की संख्या क्लेमाइडोमोनास में एक ही होती है। हमने यह भी जाना था कि यूलोथ्रिक्स के केस में भी हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट की संख्या उस यूलोथ्रिक्स में भी कितनी होती है, तो उसके सेल के अंदर एक ही होता है। लेकिन अगर उसके शेप की बात करें, अगर यूलोथ्रिक्स में मौजूद जो क्लोरोप्लास्ट, अगर हम उसके शेप की बात करें तो उसका शेप गर्डल शेप्ड होता है, ठीक है। और जब हम यही स्पाइरोगैरा के केस की बात करते हैं तो स्पाइरोगैरा के केस में क्लोरोप्लास्ट का शेप रिबन की लाइक होगा, यानी क्लोरोप्लास्ट इज रिबन लाइक और रिबन शेप्ड इन केस ऑफ स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा इज ऑल्सो ऑफकोर्स एन अलगे, ठीक है। लेकिन उसी तरह से अगर हम हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट के शेप की बात करें तो इन केस ऑफ हायर प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट आर डिस्क्वाइडल और स्पेरिकल और ओवल इन शेप। मोस्ट कॉमन क्लोरोप्लास्ट का शेप या मोस्ट कॉमन क्लोरोप्लास्ट का जो डायग्राम हम देखते हैं वो असल में डिस्क लाइक होते हैं, डिस्क्वाइडल होते हैं या ओवाइडल या ओवल होते हैं, ठीक है। और ये हायर प्लांट्स के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर गौर करोगे तो हमें यह समझ में आ रहा है कि चलो क्लोरोप्लास्ट की संख्या भी वैरी करती है और क्लोरोप्लास्ट का शेप भी वैरी करता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के टाइप्स के बारे में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट दो तरह के होते हैं, एक ग्रैनल होता है और दूसरा ग्रैनल होते हैं। यानी एक ऐसा क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें ग्रैना पाया जाता है, उसे ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, और दूसरा ऐसा क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें ग्रैना नहीं पाया जाता है, उसे एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब ये ग्रैना क्या होता है? ये क्लोरोप्लास्ट का पार्ट होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए चलो हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझ लें। अब हम यहाँ पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ जो आप जो डायग्राम देख रहे हो, जो आप इमेज देख रहे हो, इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट कैसा नजर आ रहा है? तो दिस क्लोरोप्लास्ट इज एक्चुअली ए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? तो दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इसके जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं जिसे हम आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है जिसे हम इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोला जाता है। जो आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होता है, दिस आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज एक्चुअली अ परमिएबल मेम्ब्रेन बट हैज लेसर प्रोटीन। इसमें प्रोटीन की संख्या कम होती है। जबकि अगर हम इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन की बात करें तो इट हैज मोर प्रोटीन्स एंड इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल इन नेचर। तो यहां पर समझ में आया कि चलो आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन कैसा होगा, तो ये परमिएबल नेचर का होगा, जबकि इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन कैसा होगा, जिसमें प्रोटीन की संख्या भी ज्यादा होगी और वो सेलेक्टिव परमिएबल नेचर का होगा या फिर सेमी परमिएबल नेचर का होगा, ठीक है। फिर अगर इसके और अंदर की बात हम करें तो देखो एक और चीज जान लो कि जो क्लोरोप्लास्ट के ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन्स के अगर हम इसको कंपेयर करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन था उसमें काफी सारे इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट थे जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता था। लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट के जो इनर मेम्ब्रेन की बात करें या आउटर मेम्ब्रेन की बात करें, बोथ मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ। दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होते हैं, उनमें किसी भी तरह का इनफोल्डिंग प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। बहुत ही स्मूथ होते हैं ये। और अब हम इनके अंदर के फ्लूइड की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो आपको फ्लूइड दिख रहा है, दिस फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा। यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर के फ्लूइड या मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। दिस स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ मेनी एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन। आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस में दो तरह का रिएक्शन रन करता है, एक डार्क रिएक्शन होता है और दूसरा लाइट रिएक्शन होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है उसका साइट कहाँ होता है? वो इसी
स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। सो स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दिस स्ट्रोमा कंटेन्स मेनी एंजाइम्स फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डार्क रिएक्शन। अब ये कई तरह के एंजाइम्स होंगे, जैसे इसमें एक बहुत ही पॉपुलर एक एंजाइम होता है रूबिस्को, ठीक है, रूबिस्को यानी राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये जो रूबिस्को होता है ये बहुत ही फेमस एंजाइम है दैट विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड इट विल सिंथेसाइज द फूड मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब इस स्टोमा में और क्या पाया जाएगा, तो देखो दिस स्टोमा ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन राइबोसोम एंड डीएनए as we know that the specific cell organelle which has its own ribosome and DNA is known as semi-autonomous cell organelle. So that chloroplast is also an example of semi-autonomous cell organelle. ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होगा उसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। इसलिए ये क्लोरोप्लास्ट भी एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल हुआ ना, क्योंकि इसके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होता है और इसके पास अपना खुद का राइबोसोम होता है, जिस स्पेसिफिक राइबोसोम को प्लास्टिडो राइबोसोम कहा जाता है, ठीक है। और ये राइबोसोम कैसा होगा, ये 70S टाइप होगा। तो यहां पर हमने स्टोमा के फीचर को हमने समझ लिया है, स्टोमा के स्ट्रक्चर को समझ लिया है। अब देखो ये जो स्टोमा होता है, इसी स्टोमा में दिस स्टोमा ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेनी बाइवेलेंट आयंस। इसमें काफी सारे बाइवेलेंट आयंस भी होते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आयन होगा, मैंगनीज आयन होंगे, फेरस आयन होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे बाइवेलेंट आयंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बाइवेलेंट आयंस का मतलब होता है कि दो पॉजिटिव साइन होंगे, जैसे Mg++ लिखते हैं ना, तो Mg++ लिखा ना, 2+ लिखा ना, तो इस तरह का आयन बाइवेलेंट आयन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये स्टोमा के बारे में भी समझ रहे हैं हम लोग। और देखो इस स्टोमा के अंदर में, इस स्टोमा के अंदर में ही यानी इस स्टोमा में ही इम्बेडेड होता है काफी सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स या क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स इम्बेडेड होते हैं। ये जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग थैलेक्वाइड्स बोलते हैं। एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को थैलेक्वाइड बोलते हैं और इस थैलेक्वाइड के स्टैक को यानी थाक को, इस पूरे कलेक्शन को हम लोग ग्रैनम बोलते हैं। और ऐसा ऐसा काफी सारा ग्रैनम इस पूरे स्टोमा में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, ठीक है। ग्रैनम इज द सिंगुलर फॉर्म whereas grana is the plural form and this grana is the site of light reaction of photosynthesis। जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन कहां हो रहा था, स्ट्रोमा में, तो लाइट रिएक्शन कहां होगा, इसी ग्रैना में होगा। और एक्चुअली लाइट रिएक्शन का एक्चुअल साइट कहां होगा, तो इस ग्रैना के अंदर थैलेक्वाइड में होगा। अब हम थैलेक्वाइड के बारे में थोड़ा स्टडी कर लें। देखो थैलेक्वाइड भी मेम्ब्रेनस होता है, इसमें जो इस थैलेक्वाइड में जो मेम्ब्रेन होते हैं उसे फ्रेट मेम्ब्रेन कहा जाता है, FRET फ्रेट मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। इस थैलेक्वाइड के अंदर में भी स्पेस होता है जिसे थैलेक्वाइड ल्यूमेन बोलते हैं। और इस थैलेक्वाइड में कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। इस थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन से काफी सारे इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं और इन्हीं पिगमेंट्स के कलेक्शन से एक यूनिट तैयार होता है जिसे हम लोग क्वांटासोम्स बोलते हैं। एंड वी नो दैट क्वांटासोम्स इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बिकॉज दिस क्वांटासोम कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 230 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कहा तो यह जाता है कि 200 से लेकर 250 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट इनसाइड दिस क्वांटासोम। यानी हमने जाना कि चलो ठीक है, ग्रैना किससे बना है, थैलेक्वाइड से बना है। और ये थैलेक्वाइड जो होता है मेम्ब्रेनस होता है और इसके मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, काफी सारे पिगमेंट्स होते हैं। और ये पिगमेंट्स कौन हो सकते हैं, ये पिगमेंट्स कुछ ग्रीन पिगमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे क्लोरोफिल A, B, C, D, या फिर कुछ अदर पिगमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, ठीक है। अब यहाँ पर असल में ये जो पिगमेंट्स होते हैं इनमें फोटोसिंथेटिक ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं। ये जो फोटोसिंथेटिक ग्रैन्यूल्स है ये दो तरह के हो सकते हैं, एक फोटोसिस्टम 1 कहलाएगा, दूसरा फोटोसिस्टम 2 कहलाएगा। फोटोसिस्टम 1 जो होता है ये इट एब्जॉर्ब्स 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट।
सनलाइट में 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट जो है ये क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। Whereas photosystem 2 absorbs 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ फोटोसिस्टम और 1 और फोटोसिस्टम 2 में, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों फोटोसिस्टम 1 और 2 होते हैं ये दोनों क्लोरोफिल ए से ही रिलेटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने समझा ना कि यहाँ पर सिर्फ क्लोरोफिल ए ही नहीं होता, क्लोरोफिल बी भी होते हैं, सी भी होते हैं, डी भी होते हैं, यानी कई सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और यहाँ तक सिर्फ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ही नहीं, कुछ अदर पिगमेंट्स भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जो अभी हमने समझा कि हाँ वो अदर पिगमेंट्स जैंथोफिल हो सकता है, कैरोटीनॉइड हो सकता है, फाइकोबिलिन्स हो सकते हैं। ये सारा का सारा, ये सारे के सारे लोग मिलकर असल में क्या कर रहे हैं, ये जो पिगमेंट्स हैं, जैसे इसमें स्पेशली हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे क्लोरोफिल पर। तो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो कि 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स या एटलीस्ट 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है एक क्वांटासोम में, दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली ट्रैपिंग द सनलाइट। ये सनलाइट को क्या करता है, डे आवर में ये ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है, एंड इट यूजेस सोलर एनर्जी, ठीक है। और उसके सोलर एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और असल में जो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है वो यहाँ पर कंडक्ट होता है। फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन असल में किस स्टेप से रिलेटेड है, तो लाइट रिएक्शन इज बेसिकली रिलेटेड टू द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्प्लिटिंग के लिए असल में ये जिम्मेदार होते हैं। और तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्प्लिटेड, ये स्प्लिट हो जाते हैं। और उनके वाटर मॉलिक्यूल्स के स्प्लिट होने से हाइड्रोजन, और वो किस में स्प्लिट होते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का जो एक्चुअल सिनेरियो है वो किस तरह से होता है और कैसे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे हेल्प कर रहा है, ये चीज हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने ये समझ लिया है कि चलो फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, उसके लिए डार्क रिएक्शन से रिलेटेड कई सारे एंजाइम्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। कहाँ, तो स्ट्रोमा में। और एंड स्ट्रोमा विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जबकि अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन एक्चुअली इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर के थैलेक्वाइड यानी ग्रैना के थैलेक्वाइड और थैलेक्वाइड के क्वांटासोम और क्वांटासोम में मौजूद जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है दैट विल ट्रैप द सनलाइट एंड यूज सोलर एनर्जी, एंड द सोलर एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, एंड it will actually proceed the photolysis of water। ये वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करेगा और फिर ऑक्सीजन को रिलीज कराएगा, ठीक है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में और लाइट रिएक्शन ग्रैना के थैलेक्वाइड में संपन्न होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें कि ये जो थैलेक्वाइड्स काफी सारे हैं या फिर ये जो ग्रैनम काफी सारे हैं, तो ये जो ग्रैना है ये आपस में भी मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। इन मेम्ब्रेन को स्ट्रोमा लामेली कहा जाता है, ठीक है। जो एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें असल में जो एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें असल में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमा और स्ट्रोमा लैमेली ही पाया जाता है, उनमें ग्रैना या थैलेक्वाइड्स नहीं पाए जाते हैं। जबकि ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनमें स्ट्रोमा के साथ साथ, स्ट्रोमा लैमेली के साथ साथ ये ग्रैना भी प्रेजेंट होते हैं, थैलेक्वाइड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब कहां पर ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे और कहां पर एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे, थोड़ा हम इसको समझ लें। तो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ C3 एंड C4 प्लांट्स, whereas a granule chloroplast are found in the bundle sheath cells of C4 plants। तो यहां पर अभी हमने समझ लिया कि इस तरह से क्लोरोप्लास्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, ये चीज हमने यहां पर जान लिया है। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो हम लोग जानते हैं कि एज वी नो दैट क्लोरोप्लास्ट इज द किचन हाउस ऑफ द सेल, इट मीन्स इट is helping in the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस का जो भी लाइट रिएक्शन ग्रैना में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा वो सारा का सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां संपन्न होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही, ठीक है। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है क्लोरोप्लास्ट का, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब ये फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है,
तो देखो, आपने पढ़ा होगा जब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस हम लोग कर रहे थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में हमने जाना था, उसके फंक्शन में हमने जाना था कि माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। वहां ऑक्सीजन का यूज हो रहा था, इसलिए ऑक्सीडेटिव टर्म यूज किया था। और फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एटीपी सिंथेसिस। वी नो वेरी वेल अबाउट द एटीपी। The full form of ATP is adenosine triphosphate, and this ATP is actually nothing but energy currency of the cell. जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है, ठीक है। और एटीपी का फॉर्मेशन का ही प्रोसेस फॉस्फोरिलेशन कहलाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में ऑक्सीजन का यूज हो रहा था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा था एटीपी सिंथेसिस, इसलिए उसको बोल रहे थे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के केस में भी एटीपी बनता है, और यहां पर सनलाइट की हेल्प की मदद से बनता है, फोटोन की हेल्प की मदद से बनता है। इसलिए यहां पर चूंकि सनलाइट की हेल्प की वजह से एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो यहां पर हमने बच्चों इस पूरे वीडियो में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिटेल एनालिसिस कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द concept of photosynthesis which are related to light and dark reactions, ठीक है। तो बच्चों, जिन आप लोगों ने ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखा है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपको अगर यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स को और जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हम लोग और भी कई सारे एजुकेशनल और कंटेंटफुल वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।